हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस न्यू टॉपिक पर हम बात करने वाला है जो कि है हमारा क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करके होने वाला है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, और जाति यानी कि जाति तो जानते ही हैं, और वर्ग यानी किस वर्ग के लोग इस तरह के कार्य करते थे, उन सभी के बारे में, उन सभी की जो है जीवनी को हम और उन सभी के बातों को हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। साथियों, ये जो चैप्टर है ये आपको जो है एनसीईआरटी पब्लिकेशन से जो है रिलेटेड ये सभी चैप्टर होने वाले हैं। तो आप सभी जो है, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए, क्योंकि ये सभी जो चैप्टर हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है जिसको के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है ये आपको किस बुक में मिलेगा, तो ये आपको जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय के भाग नंबर 1 बुक में मिलेगा, जो कि हमारा हिस्ट्री का। आप सभी जानते होंगे कि हिस्ट्री का जो हमारा बुक है, यानी हिस्ट्री का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें कुल मिलाकर 3 बुक होते हैं क्लास 12th में। उनमें से ये पहला बुक है जो कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जो कि हमारा भाग 1 है। इसी बुक में जो है आपको ये तीसरे नंबर चैप्टर जो है देखने को मिलेगा। बाकी का वीडियो जो है मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो आप अगर जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है मिस्टर टीच क्लासेस, जो कि आप हमेशा आपको टीच करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करें तो हम आरंभिक समाज के बारे में इसमें जो है हम बात करेंगे, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे आरंभिक समाज में क्या क्या कार्य हुए थे, जिसमें से लगभग जो है 600 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले के लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बातों को करेंगे, यानी कुल मिलाकर 1200 सालों की चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हमारा यह स्टार्ट होता है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि लगभग 600 ईस्वी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो परिवर्तन हुए हैं वो कैसे परिवर्तन हुए हैं, उसके क्या प्रभाव थे, उसका उल्लेख कीजिए। तो उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो है तीन अनेक जो है वो परिवर्तन देखने को मिले। यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य के जो आर्थिक और राजनीतिक जीवन थे, उसमें 3 जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने तो जो है तत्कालीन समाज पर अपना प्रभाव डाला, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने जो है तत्कालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, परंतु उदाहरणतः जो है वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ। यानी कि वन के जो क्षेत्र था, उस वन क्षेत्र में कृषि का बहुत ही तेज़ी से विस्तार हुआ, बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो जीवन शैली थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। बात करें शिल्प के बारे में, तो शिल्प विशेषज्ञ बताते हैं कि शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का भी इस समय जो है उदय हुआ, तथा संपत्ति के असमान वितरण, यानी संपत्ति का जो असमान वितरण था, संपत्ति की जो कमी थी, उन वितरणों ने जो है सामाजिक विषमताओं को और भी अधिक प्रखर बनाया। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज़ की कमी ही आपको जो है उस क्षेत्र में और भी ज़्यादा जो है टैलेंटेड बनाने के लिए काम में आती है। तो उसी प्रकार से जो है संपत्ति की असमान वितरण ने जो है सामाजिक विषमताओं को जो है और भी अधिक प्रखर बनाया। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण का क्या महत्व है, यानी कि दृष्टिकोण क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है ना, आप सभी सुने होंगे एटीट्यूड वर्ड, आप सभी इस शब्द से भली भांति ज्ञात होगा, किंतु इस शब्द सटीक अर्थ होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दृष्टिकोण का क्या महत्व है, दृष्टिकोण क्या है, क्या उसका महत्व है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है कि दृष्टिकोण इसलिए हमें महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हीं से हम जो है लोगों के विचारों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, दृष्टिकोण इसलिए हमें महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हीं से जो है हम लोगों के विचारों का पता लगाते हैं। साथ ही यह भी संभावित होता है कि
लोगों के कुछ विचार उनके कर्मों का रूपांतरण कर देते हैं, यानी कि लोगों के कुछ विचार जो होते हैं वो उनके कर्म का रूपांतरण कर देते हैं, उनके कर्म को बता देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाते हैं कि कार्य मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला जाते हैं, यानी कभी कभी कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं पढ़ाई क्या है, आपका जो दृष्टिकोण किसी चीज़ को देखने का पहले है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यू और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म, किसी अच्छे दृष्टिकोण के माध्यम से, जिससे कि आपको या आपके फिर परिवार को किसी भी प्रकार से हेल्प हो, तो आप एक लंबे समय स्टडी करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप अपने जो है दृष्टिकोण में, यानी अपने जो कार्य की क्षमता है उसमें देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से दृष्टिकोण का अर्थ है। दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। और आप सभी जो है दृष्टिकोण मतलब कि जो एटीट्यूड, ये जो अंग्रेजी वाला जो शब्द है, इसको जो है आप सभी क्या स्टेटस के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये इसका स्टेटस के रूप में यूज़ करने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये वही लोग यूज़ करते हैं जिसके पास ना कोई काम है, ना कोई धंधा है और फालतू का इधर उधर करते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन दृष्टिकोण का क्या महत्व है इसके बारे में बताया। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जो है 3 से 4 बार जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौरव और पांडव कौन थे, यानी कौरव और पांडव कौन थे, उनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए। कौरव और पांडव कौन थे और उनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कौरव और पांडव कौन थे, अगर इसको आपको विस्तार से जानना है तो इसके लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको बुक पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको जो है यानी कि जो भी चैप्टर को आपको पढ़ने में दिक्कत होता है या फिर आपको लगता है कि मुझे समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि NCERT जो बुक है वो एक बार पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है, उसमें कम से कम 2 से 3 बार आपको बुक को पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, हम आपको जो है उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो है एक अपनी तरफ से नोट्स तैयार करके या फिर मतलब पूरी चैप्टर का एक जो है पूरी चैप्टर को ही मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसको जो है मैं अपने फॉर्मेट में तैयार करके पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए उस तरह का वीडियो भी लाएँगे। ठीक है, तो उस तरह का वीडियो लाएंगे, लेकिन वो जो वीडियो है वो नेक्स्ट चैनल पर आएगा। वो नेक्स्ट चैनल का जो लिंक है जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम अपने क्लास को आगे करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पर कौरव और पांडव कौन थे एवं उनके बंधुत्व कैसे बदल गए। तो कौरव और पांडव कौन थे ये जो है आपको चैप्टर में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, कौरव और पांडव क्या थे और उनके बंधुत्व के संबंध कैसे बदल गए, इसके बारे में फ़िलहाल हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि कौरव और पांडव दोनों ही जो है क्या थे, एक परिवार के सदस्य थे। ठीक है, सही बात है। कौरव और पांडव कौन थे, कौरव और पांडव जो थे वो दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य थे और दो चचेरे भाइयों के समूह थे, यानी 2 चचेरे भाई के वो क्या थे, एक समूह थे। वे एक राज्य परिवार अथवा राजवंश से संबंध रखते थे। वे क्या थे, एक राज्य परिवार अथवा राजवंश से क्या करते थे, संबंध रखते थे। जो कुरु वंश कहलाता था, यानी कि वो राजवंश क्या कहलाता है, वो कुरु वंश कहलाता था। ठीक है, बात करें आगे तो महाभारत हमें सूचना देता है, क्या करता है, महाभारत हमें यह सूचना देता है कि इन दोनों समूहों में जो बंधुत्व था, यानी इन दोनों समूह, कौन दोनों समूह, तो कौरव और पांडव जो समूह थे, इनमें जो बंधुत्व का जो संबंध था वो बड़ा ही भारी परिवर्तन हुआ। उस बंधुत्व के जो संबंध था उसमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया, जिससे कि महाभारत जो है वो दोनों समूह के मध्य भूमि के ध्यान से देखिएगा बच्चों, भूमि के एक भूभाग के एक छोटे से टुकड़ों पर संघर्ष का उल्लेख करता है। क्या करता है, महाभारत में जो है एक छोटे से भूभाग पर जो है इन दोनों समूहों के बीच जो है टुकड़े पर संघर्ष यानी कि झगड़े को जो है यानी कि कशमकश को जो है उल्लेखित करता है। कौन, तो महाभारत। और उनके लिए दोनों समूहों में परस्पर जो है क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं महाभारत के बारे में, जो कि महाभारत जो है वो हमारा ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है।
तो कुल मिलाकर यह बातें थी कि कौरव और पांडव में जो है भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए जो है संघर्ष हुआ, जो कोई परस्पर युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसके बारे में हमने जो है इस 3rd नंबर क्वेश्चन में कौरव एवं पांडव के बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, जिस क्वेश्चन के लिए जितनी आंसर की आवश्यकता होगी उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा और उतना ही आपको याद करने की आवश्यकता है। और अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप उसे याद कर लें या फिर 1 से 2 बार उस वीडियो को रिप्ले करके देख लें। चलिए बढ़ते हैं हम 4थे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4था नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि महाभारत में वर्णित विवाहों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि महाभारत में ऐसे कौन कौन से विवाह वर्णित है, मतलब ऐसे कौन कौन से विवाह के जो प्रकार है उसको वर्णित किया गया है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है कि महाभारत के आदि पर्व तथा मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है, यानी कि महाभारत का जो आदि पर्व तथा जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के कितने प्रकार, तो 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। यह जो है निम्नांकित है कुछ इस प्रकार से। पहला हमारा है कि ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आश्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, कुल मिलाकर कितने 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें से जो है कितने प्रकार के विवाह है, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह और प्रजापत्य विवाह। यह क्या है, यह जो है विवाह अच्छे विवाह माने जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखा गया है कि इनमें से प्रथम 4 जो है वो उत्तम तथा अंतिम 4 जो है निंदनीय माने जाते विवाह हैं, यानी कि ये 4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे विवाह माने जाते हैं। और उसके बाद ये जो 4 है जो कि कुछ इस प्रकार से है। 5वां नंबर हमारा है कि असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, 7वां है हमारा राक्षस विवाह और 8वां हमारा पिशाच विवाह। ये इसमें से जो है कुल मिलाकर ये जो है मैं आपको ऐसे लाइन कर दूं तो 4 ये विवाह जो है ये आपको जो है क्या है उत्तम विवाह माने जाते हैं, और ये जो 4 हैं ये जो 4 हैं ये जो है आपको क्या है निंदनीय विवाह माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है महाभारत में वर्णित विवाहों के प्रकारों की बात करें तो महाभारत में कुल मिलाकर मनुस्मृति के अंतर्गत 8 विवाह के प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 जो है उत्तम है और 4 निंदनीय हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर कि प्रारंभिक जो भारतीय समाज है उसमें माँ को जो है किस दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि प्रारंभिक जो हमारा भारतीय समाज था उसमें माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था। तो सही बात कहे तो मतलब कि इसमें आगे बात करें तो उसका उल्लेख जो है वह कीजिए, यानी कि प्रारंभिक भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था उस बातों पर एक उल्लेख यानी एक टिप्पणी कीजिए। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि सामान्यतः परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा माँ को बहुत ही वात्सल्यामी प्रतिमा या फिर देवी के रूप में देखा और सम्मानित किया जाता था, यानी कि सामान्यतः यानी कि नॉर्मली जो है परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा माँ को जो है वो बहुत ही वात्सल्यामी यानी कि एकदम शीतल मतलब सभ्य, वात्सल्यामी का मतलब एकदम विनम्र जो है वह क्या कहते हैं विनम्र जो है वह माँ को बहुत ही विनम्र यानी कि वात्सल्यामी प्रतिमा या फिर या देवी के रूप में देखा जाता था और सम्मान भी यानी सम्मानित भी किया जाता था प्रारंभिक समाज की बात करें तो। ठीक है ना। आगे परिवार के सभी सदस्यगण उसे पूरा परिवार के सभी सदस्यगण उसे पूरा सम्मान देते थे, साथ ही साथ उसे जो है परामर्श भी ली जाती थी, उनसे परामर्श भी लिया जाता था, किसी भी मुद्दे पर उनसे परामर्श लिया जाता था कि हाँ माँ ये सही है या गलत है, उस प्रकार की बातें। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि हर मौके पर उनके द्वारा दी गई परामर्श पूर्णतः अनुसरण किया जाए, यानी कि उनके द्वारा परामर्श लिया जाता था, लेकिन अगर किसी प्रकार से उन्होंने गलत चीज़ों पर परामर्श दे दिया है तो यह बात ज़रूरी नहीं थी कि हर मौके पर उनके परामर्श को ही प्राथमिकता दी जाए, यानी उन पर पूर्णतः अनुसरण किया जाए।
तो ये तो हर जगह देखा जाता है कि अगर आप किसी गलत चीज़ों में आप जो है अगर इनरोल कर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत चीज़ आपके लिए सही हो जाएगी, वो गलत ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से थी। साथ ही जो है कभी कभी उनसे अपने पुत्र की उसकी सलाह से अनदेखी कर देते थे, यानी कि कभी कभी उनके जो पुत्र हुआ करते थे, यहाँ पर हो जाएगा उनके अपने पुत्र की जो उनकी सलाह थी उनसे भी वो कभी कभी अनदेखा कर देते थे। तो जब कोई गलत चीज़ हो रही होगी तो स्वाभाविक सी बात है, समाज में हमें रहना है तो सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से उन समय की माताओं को लेकर जो है माता के दृष्टिकोण को लेकर, माँ के दृष्टिकोण को लेकर प्रारंभिक भारतीय समाज में जो है व्यवस्था देखने को मिले, जिसको कि काफ़ी अच्छे ढंग से हमने समझने का और देखने का प्रयास किया। इन सभी ये जो सभी आपको क्लास नोट्स जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्लास नोट हमारे टेलीग्राम पर हमेशा की तरह आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, और साथ अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर भी जो है वीडियो को पॉज करके रोक कर पहले पूरा देख लेने के बाद फिर दोबारा प्ले करने के बाद वीडियो को पॉज करके तब आप लिख सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर आप साथ साथ लिखिएगा तो ना आप समझ पाइएगा ना आप ढंग से लिख पाइएगा। तो इसीलिए पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, द्रोणा कौन थे, यानी द्रोणा कौन थे। द्रोणा, व्हाट इज़ द्रोणा, यानी व्हाट इज़ द्रोणा नहीं, हु वाज द्रोणा, द्रोणा कौन थे। तो आप सभी द्रोणा नाम जाने हो गएगा। द्रोणा एक काफ़ी प्रचलित नाम था। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि द्रोणा क्या है, द्रोणाचार्य को कहा जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे, तो कुरु राजकुमार, यानी कुरु राजकुमारों के गुरु थे। कुरुक्षेत्र में जो राजकुमार थे उन राजकुमारों के क्या थे, वह गुरु थे, और वे एक ब्राह्मण भी थे। क्या थे, वे एक ब्राह्मण भी थे। कौन, द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को जो है धनुर्विद्या सिखलाई थी, यानी कि उन्होंने जो है कौरव और पांडव जो राजकुमार थे उन सभी को जो है धनुर्विद्या सिखलाई थी। और कहा जाता है कि इस महान गुरु ने अर्जुन को यह वादा दिया था कि दुनिया में कोई भी उसके समान कुशल धनुर्धारी नहीं होगा। तो द्रोणा कौन थे, तो द्रोणा एक द्रोणाचार्य थे जो कि कुरु राजकुमारों के गुरु थे, और वे एक ब्राह्मण भी थे। साथ ही उन्होंने सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखलाई थी। और कहा जाता है कि इस महान गुरु ने अर्जुन को यह वादा किया था कि दुनिया में कोई भी उसके समान कुशल धनुर्धारी नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से द्रोणा जी की जो है कुछ बातें थी जिसको कि हमने जानने का प्रयास किया छठे नंबर क्वेश्चन में। अब जानते हैं हम उन्हीं के एक परम शिष्य के बारे में, जो कि सातवां नंबर क्वेश्चन है, एकलव्य कौन था। ठीक है ना, एकलव्य कौन था। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित एक युवक था। महाभारत में उसका द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका, यानी कि महाभारत में जो है उसका संबंध द्रोणाचार्य से होने के कारण जो है एकलव्य ने जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शौक थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुशाही यानी कि कुरुवंश के परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुर्बाण सिखलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। और उसके बाद जो है एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपने गुरु मान चुका था, और वह उनकी मृद यानी कि मिट्टी की जो प्रतिमा थी उसके समक्ष प्रतिदिन आदर से, यानी कि उसके बाद वह गया और अपने जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसने जो है एक मिट्टी की मृद प्रतिमा यानी मिट्टी की प्रतिमा को जो है बनाया, और उस प्रतिमा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत जो है रोज़ाना अभ्यास करने लगा। और उसने एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए, यानी कि उस सभी जब ये अभ्यास करता था उस सभी अभ्यास को सीख लेने के बाद जो है उसने जो है एक दिन पांडव जो थे उनके एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना, और उस भौंकने की आवाज़ को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे जहाँ से वह श्वान बोल रहा था।
जहाँ से वह स्वान बोल रहा था वहाँ पर उसने कई सारे तीर मारे। अब इसमें से अब आप सब बोलिएगा तो वो कुत्ता तो मर गया होगा। तो अब उस कुत्ता मर गया होगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिली है। किंतु ये सभी जो है आपके लिए जीके नहीं है, बल्कि यह क्या है, एकलव्य कौन था उसके बारे में और उसके समस्त मतलब कि उसके जो है एकलव्य की जो सीखने की प्रक्रिया थी उन सभी के बारे में जो इसमें चर्चा किया गया है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और समझने का प्रयास करना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इसने स्वान बोला, क्यों बोला, इसने तीर क्यों चलाया, या फिर तीर चलाने के बाद वो मरा या नहीं मरा, मतलब जो भी एनीवे जो भी बातें हो, तो उसकी मृत्यु हो गई कि नहीं, तो इसकी जानने के लिए जो है आपको फिर जो है क्लास 6 में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कि आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक में जो है महाभारत के बारे में बताया गया है। वहाँ से आपको इस सभी चीज़ों को क्लियर होगा। तो आप ये सभी जानते हैं कि हर स्टैंडर्ड के लिए हर चीज़ों को जानना ज़रूरी है। किंतु आप यह भी जानते हैं कि आपने पहले तो आप पढ़े ही होंगे, तो आपने कभी क्लास 6 में महाभारत के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। सुना होगा इन द सेंस पेरेंट्स से या फिर बाहर के लोगों से, किसी बुक में तो मुझे नहीं लगता सुना होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे बुक्स को रीड किया है, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो वही जो है आपको अगर ये जानना है कि ये सभी सत्य है या सत्य वाली बात, सत्य और असत्य वाली तो बात ही नहीं रह जाती है। अगर ये जानना है, इसके बारे में अगर विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको नॉर्मल क्लास 6 के बुक में नहीं जाना होगा, बल्कि एनसीईआरटी के क्लास 6 के बुक में आपको जाकर इस सभी चीज़ों की पड़ताल करनी होगी। तो फिर कभी हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे इस सभी चीज़ों के बारे में। फ़िलहाल हम क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए हमको प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिना इधर उधर भटके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कि सातवाहन कौन था? सातवाहन यानी कि हु वेयर सातवाहन, यानी सातवाहन कौन था? ये सातवाहन शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो चलिए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मौर्य के साम्राज्य के बिखराव के बाद, यानी मौर्य का जो साम्राज्य जो था उसके बिखराव के बाद सातवाहन ने जो है दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य को स्थापित किया। ठीक है, इस वंश का सबसे अच्छा शासक दोनों ही सर्वोच्च वंश का दावा करता है, यानी इस वंश का जो सबसे अच्छा शासक जो है वो दोनों ही सर्वोच्च वंश का क्या करता है, दावा करता है। और एक तरफ वह स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति मानता है और दूसरी तरफ वह स्वयं को क्या कहता है, क्षत्रिय लोगों को नाश करने वाला बोलता है। यानी एक तरफ वो जो है सातवाहन जो है वो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति अपने आप को मानता है, और दूसरी ओर वो जो है क्षत्रिय लोगों का नाश करने वाला बताता है। तो कोई भी ब्राह्मण किसी भी चीज़ का नाश नहीं कर सकता। ब्राह्मण इतनी प्रकार की आक्रामक प्रवृत्ति का नहीं होता है, और जो होता है यानी कि वह ब्राह्मण नहीं है, उसके प्रवृत्ति में ब्राह्मण नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण धर्म का व्यक्ति ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण एक धर्म नहीं, ब्राह्मण एक जाति नहीं, ब्राह्मण एक सोच है, ब्राह्मण एक शिक्षा है, ब्राह्मण एक ज्ञान है, ब्रह्म विद्या एक ज्ञान है। ठीक है, वह इस बात का भी दावा करता है कि चारों वर्णों के मध्य जो अंतर वर्णीय जो विवाह नहीं होते थे, यानी कि ये जो सातवाहन है ये क्या कहते हैं कि वह दावा करके यह बात कहते हैं कि चारों वर्णों के बीच जो अंतर विवाह जो है वह नहीं होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि सातवाहनों ने शक राजा रुद्रमन से वैवाहिक संबंध जोड़े। किसने जोड़े? तो शक के राजा रुद्रमन से उन्होंने जो है वैवाहिक संबंध जोड़ा, और सातवाहन समाज में संभवतः मातृगोत्र का अधिक मानता था। यानी कि सातवाहन समाज में जो है वह मातृगोत्र का मतलब है, यानी माता को जो है, यानी माता के गोत्र से जो है पुत्र को जोड़ना या फिर किसी को भी जोड़ना जो है वहाँ की प्रथा थी सातवाहन समाज की। और इस समाज में स्त्रियों को पति के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था। यानी कि इस समाज में जो है स्त्रियों को पति के स्थान पर पिता के स्थान पर पति के गोत्र
को माना जाता था, यानी कि इस समाज में जो स्त्रियां हुआ करती थी वह पिता के स्थान पर किस गोत्र से बिलोंग करती थी, तो पति के गोत्र के बिलोंग करती थी। कब? जब उसकी शादी हो जाती थी तब। तो वो तो अभी भी वर्तमान में है। और साथ ही साथ जो है सातवाहन में कई अभिलेख जो कि इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, जिन पर उनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया गया है। यानी कि सातवाहन के कई ऐसे अभिलेख भी जो है इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, जिन पर उनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का भी उनको खाका, यानी कि उनका जो डिज़ाइन था, जिस प्रकार की उनकी प्रथाएं थी, वो जो है देखने को मिला है। तो आई होप बच्चों आपको जो है सातवाहन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट क्लासेस इसी चैनल पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन से आगे कराई जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।